गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। साथियों, आज की जो क्लास है वो सीडीपी मैथमेटिक्स सीटेट की है। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं, तो साथियों लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी 32 वाला। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ऑप्शन ए अनुमान लगाना, ऑप्शन बी व्यापक, और ऑप्शन सी हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का उपयोग, और ऑप्शन डी क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर इसका जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा, यानी क्रियाकलाप आधारित उपागम, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए संक्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ऑप्शन बी बच्चों की समझ में निहित व्यक्तियों को जानना, ऑप्शन सी अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, और ऑप्शन डी प्रगति पत्रक को भेजना या भरना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 34 का आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी के साथ, यानी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि डेस। अब इसमें ऑप्शन दिया गया, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, ऑप्शन बी राजन कक्षा में बांधना या डालने के लिए अवसर खोजता है, ऑप्शन सी राजन को भाषा समझाने में कठिनाई होती है, ऑप्शन डी राजन संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जाएगा डी के साथ ही, राजन संक्रियाओं को नहीं समझता है, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्षेत्र की अवधारणा में परिचित करने के लिए शिक्षक डेश से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए भिन्न आकारों की आकृतियों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, ऑप्शन बी हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि भिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, ऑप्शन सी क्षेत्रफल की लंबाई तथा चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, ऑप्शन डी इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 37 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा बी के साथ। किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता हो। इसमें निगेटिव की बात की गई है, इसमें नहीं की बात की गई है साथियों, ठीक है, नहीं की बात की गई। तो ऑप्शन ए आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिए लिखने का तरीका, ऑप्शन सी कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, ऑप्शन डी उसे पढ़ने की विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर ए के साथ जाएगा, यानी आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, यानी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
40, 79, 28 को पढ़ा जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे तो इसको देखो कैसे पढ़ेंगे। इसका ऑप्शन क्या है पहले देख लो। 4,07,928। ऑप्शन बी 4,19,028 और ऑप्शन सी 47,928। ऑप्शन डी 40,928। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा इसका ए बनेगा, यानी 4,07,928 रुपये, यानी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित में से कार्यों के क्रम से लगाइए। इसका क्रम बताना है। तो ऑप्शन ए शिक्षार्थियों लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? शिक्षार्थियों मीटरी यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझाते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा साथियों? ये 41 का आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा डी के साथ जाएगा, यानी शिक्षार्थी जो हैं वो मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधित करेंगे। ठीक है, यानी डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। सॉरी, इसमें ऑप्शन भी हैं। इसमें मुझे क्रम बताना था तो मैं क्या करूं? वैसे आंसर तो इसका डी ही आएगा। तो इसमें पहले क्रम मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो इसमें क्रम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे? इसमें पहले सिलेक्ट करेंगे सी वाला, ये वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद में बी वाला आ जाएगा और इसमें ए भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा। तो इसमें अब हम देख लेते हैं इसमें क्रम बनेगा कौन सा। ए वाला भी नहीं बन रहा, ए वाला भी नहीं है, सी बी डी ए भी नहीं बन रहा और इसमें डी बन जाएगा, यानी डी ही आंसर होगा इसका। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डेस जरूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता। ऑप्शन बी अधिकतर सूत्रों को याद करना। और ऑप्शन सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना। और ऑप्शन डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। तो 45 का आंसर जो जाएगा वो जाएगा डी के साथ। किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा, डी के साथ, यानी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लगाएंगे? देखो, आम का भार कितना है? आम का जो भार है वो कितना है? यहाँ पर है 2 kg, यानी 2 kg 600 ग्राम। तो इसको मैं 2600 ग्राम लिख लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है। दूसरा है सेब। सेब का भार देख लो कितना है। सेब का जो भार है वो कितना है? 1 किलो 450 ग्राम। तो इसको भी लिख लो। कैसे लिखोगे? 1450 ग्राम लिख लो। ठीक है। अब क्या करोगे? इनका अंतर निकाल लो। अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इसको माइनस कर दो तो ये कितना बन जाएगा? 1150 बन जाएगा। ठीक है, 1150 ग्राम निकल के आ गया। ठीक है। अब इन्होंने कहा कितना अधिकतम है, तो अब इसमें कितना निकल के आया? 1150 ग्राम निकल के आया। अब आपको पता है कि 1 kg में कितना ग्राम होता है? ये होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कैसे निकालोगे? अब आंसर तो यहीं पे आ गया, लेकिन हमें कैसे लिखना है इसको देखो। यहाँ पे 1150 ग्राम को कैसे लिखोगे? ये लिखोगे 1 किलोग्राम और यहाँ पे लिखोगे 100
150 ग्राम। क्या लिख दोगे? 150 ग्राम। तो देखो ऑप्शन में कहीं पे बन रहा है 150 ग्राम बन रहा है, ये आंसर नहीं है। इसमें 4 किलो 50 ग्राम बन रहा नहीं है। ऑप्शन सी वाले में 1 किलो 150 ग्राम, यानी ये बन गया। क्या आ जाएगा? सी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। तो ऑप्शन ए कबाड़ बेचने की यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। ऑप्शन बी पाठों में गणितज्ञ विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। ऑप्शन सी उन्हें अलग सा समझाने के लिए। और ऑप्शन डी दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो 46 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा आपका डी के साथ, यानी दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, यानी डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब साथियों ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको जरा देखिएगा। इन दिनों में दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति में निरूपण करता है? जो दाम बढ़ते हैं उसमें कौन सा एक जो डायग्राम है वो निरूपित करता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें कीमत जो है वो ऊपर की ओर जा रही है और समय इधर की ओर जा रहा है। इसमें भी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखना, ये चीज़ घट रही है। ठीक है, और इसमें कीमत ऊपर की ओर है, समय नीचे, यानी ये इसमें बढ़ करके फिर क्या हो गई? घट गई। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे। इसमें देखो, इसमें क्या हुआ? इसमें जो है वो कीमत तो ऐसे है, समय भी, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा क्या हुई? कीमत बढ़ी, फिर घटना स्टार्ट हुई, इस तरीके से, यानी इससे यहाँ से कई दूरी आ गई। अब यहाँ इसमें डी वाले में देखो, ये कीमत ऊपर की ओर है, समय ये भी है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से कीमत को क्या हुआ? बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये सीधे जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा साथियों? इसका 47 का आंसर जाएगा वो फिर इसी के साथ जाएगा, यानी डी के साथ जाएगा। डी के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, डी। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी। चूंकि अंश समान है और 7 और 5 से बड़ा है, अतः 3/7, 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि, क्या बताता है? इसके ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन ए रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। ऑप्शन बी रोहित को भिन्नों का परिणाम की समझ नहीं है। ऑप्शन सी रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। और ऑप्शन डी रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा साथियों? इसका आंसर किसके साथ जाएगा बताइए? तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा डी के साथ, यानी रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है, यानी डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे है। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो ऑप्शन ए उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना। जैसे कोई आसपास की जो वस्तुएं हैं उसमें हर चीज़ का अपना अपना कंडीशन बताना, भिन्न भिन्न तरीके से उसको बताना, पहचानना कि ये क्या है क्या नहीं। ऑप्शन बी विभिन्न भिन्नों को अंश और हर की पहचान कराना। नेक्स्ट में सी वाले में संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। ऑप्शन डी AYV के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें B ≠ में 0 हो। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? इसका आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा। ठीक है,
ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51। एक आयत की लंबाई यल है और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिणाम क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से लगाएंगे। देखो, आपको क्या करना है, पहले आयत की लंबाई देखना है। तो आयत की जो लंबाई है, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, यल है। कितनी है? यल है। और चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई जो है वो हो जाएगी यल, लेकिन यहाँ पर आधी कही गई ना, तो यल/2 कर लो इसको, ठीक है। अब एक नई लंबाई जो निकल के आएगी, यहाँ पर जो बात की गई है नई लंबाई, आयत की जो नई लंबाई जो है वो निकल के आएगी, तो वो क्या निकल के आएगी? वो 2l निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? 2l। अब आपको ये पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप जो होता है वो होता है 2l + v, यानी ट्वाइस l + b। ठीक, यही होता है। आप यहाँ पर ये वैल्यू जो है, जो मैंने यहाँ पर रखी है, वो पुटअप कर दो आप यहाँ पे। तो क्या करोगे, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख लो 2 ब्रैकेट में 2l + l/2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लो, कैसे लिखोगे? इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 4l + l, तो कितना हो जाएगा ये? 5l बनेगा। अब ऑप्शन में चेक करो, कहीं पे 5l है? हाँ, सी वाले में है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे है। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी सही की बात की गई है। आपको वहाँ पर यस या नो का जरूर ध्यान रखना है, सही और नहीं, ये याद रखना। ऑप्शन ए, इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो कि 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी, इसके 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। ऑप्शन सी, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलकों के साथ इसका षटभुजाकार आधा होता है। ऑप्शन डी, इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। तो इसका आंसर किसके साथ बनेगा साथियों? ये बनेगा सी के साथ ही। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ उसका षटभुजाकार आधार होता है, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर ऑप्शन। भिन्नों को योग पढ़ाते समय शिक्षक के नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा 1/2 + 1/3 = टू में 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्यों के रूप में क्या करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लघुत्तम समापवर्तक, यानी लासा की अवधारणा को समझने के लिए बच्ची की सहायता करें, यानी बच्चों की क्या करें? सहायता करें समझाने में। अब ऑप्शन बी वाले में क्या है? बच्चों से कहें कि, यहाँ पे बच्चों लिखा होगा साथ, बच्चों से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें। ऑप्शन सी, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसा ही बड़े होंगे वह समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चे धीरे धीरे क्या है बढ़ते जाएंगे, वैसे उनके अंदर समझ आती रहेगी। ऑप्शन डी वाले में देख लेते हैं। प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझाने में बच्चे की सहायता करें। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? इसका आंसर जाएगा ए के साथ, यानी लासा की अवधारणा को समझाने के लिए बच्चे की सहायता करें, यानी ए। क्या हो जाए? ए इज राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसको
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।